किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग गेहूं की जो फसल है उससे ज़्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करें उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गेहूं की जो उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है उसमें कौन सी सावधानियां हैं, कब बुआई कर रहे हैं तो कौन सी प्रजाति लगा रहे हैं, कैसी भूमि के लिए कौन सी प्रजाति है, कितनी खाद डालना है, कितना उर्वरक डालना है, कितना जो है आपको बीज का प्रयोग करना है और कब सिंचाई करना है। मान लीजिए पानी ज़्यादा है, पानी कम है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो कितना कब क्या करना है उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जिससे जो हम लोग जो आपस में चर्चा करने के बाद जो भी हमारी गलतियां रहेंगी, त्रुटि हो जाती है जिसकी वजह से उत्पादन घटता है, उसको दूर कर लेंगे हम लोग। तो इस पर आज वैज्ञानिक जो विधियाँ हैं, जो वैज्ञानिक संस्कृति है, उसके आधार पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुआई के समय पे बात करते हैं। तो बुआई के समय में जैसे भाबर तराई का क्षेत्र है, आपका पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है मेरठ के आसपास का, भाबर तराई के क्षेत्र में सहारनपुर से लेकर श्रावस्ती तक का जितने जिले आते हैं सबका उत्तरी हिस्सा जो हिमालय की तराई से सटा हुआ है, उसमें सब में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। बुंदेलखंड में भी बुआई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है और 15 नवंबर तक, नवंबर के लास्ट तक बुआई खत्म हो जाती है। कुछ किसान भाई जो बहुत लेट करते हैं या जिनका गन्ना उन्ना बाकी रहता है कटना, वही लोग देर से बुआई करते हैं। वहीं जब आप अवध और पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ 15 नवंबर से बुआई शुरू होती है और 15 दिसंबर तक बुआई चलती रहती है। जो लेट बुआई करते हैं किसान भाई वो 15 दिसंबर के बाद और जनवरी के पहले सप्ताह तक भी कुछ लोग बुआई करते दिख जाएंगे आपको। तो प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं हमारे जो ये मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें जैसे हमारे जो समय से बुआई की प्रजातियां हैं, नरेंद्र 1012 है, 29 HD 2967 है, WB2 एक प्रजाति है, ये जो है बायो-फोर्टिफाइड प्रजाति है, ये भी समय से बुआई होती है। लेकिन इसमें जैसे जिन लोगों को जिंक की कमी, तमाम जगह कुपोषण की समस्या आ रही है, खाने में जिंक तत्व की कमी हो जा रही है, तो इसमें जो है जिंक तत्व की मात्रा जो है ज़्यादा रहती है, तो इसमें जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं। और एक प्रजाति इसी तरह से और है फोर्टिफाइड, वो जो है आपकी PBW, तो उसमें क्या है, उसमें जो है आपका आयरन है, जिंक है, इसमें दोनों जो है उसको कर ले तो उसमें तत्व जो है ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब जिसमें अगर इसका आप सेवन करेंगे तो इससे तत्वों की कमी नहीं होगी। उसके बाद HD 3171 है, समय से बुआई के लिए ही है, 723 है, PBW 723 है, कर्ण वंदना है, DBW 187 जिसको हम लोग कहते हैं, DBW 222 है जिसको हम लोग कर्ण नरेंद्र कहते हैं, DBW 303 है। DBW 303 की जो संस्तुति मतलब उपज है जो पाया गया है उसमें, वो 70 से 80 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर पाया गया है। इसी तरह से DBW 332 एक प्रजाति है, उसकी भी बहुत उपज पाई गई है, 70 से 80 कुंटल जो है पाई गई है। और ये प्रजातियां धीरे धीरे जो है उपलब्ध हो रही हैं और इनका जो है बीज प्राप्त करके समय से बुआई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। विलम्ब से बुआई वाले क्षेत्रों में जो किसान भाई विलम्ब से बुआई करते हैं, जहाँ धान की फसल देर में कटती है या गन्ने की फसल काट के बो रहे हैं, तो उनके लिए एक पुरानी प्रजाति अभी चलती है, बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में उसको प्रयोग करते हैं किसान भाई, मालवी 234, जिसको मतलब मालवी 234 है, यह HUW 234 के नाम से उपलब्ध रहती है। आपका हलना है, उन्नत हलना है, उसके अलावा नरेंद्र 1014 है, नरेंद्र 2036 है, ये आपका 1076 है, नरेंद्र गेहूँ 1076 है। इनकी सबकी आप जो है बुआई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के क्षेत्र ऊसर हैं, उसरीले हैं, मतलब जिसमें साल्ट अफेक्टेड हैं, pH वैल्यू जिनकी 8 से ज़्यादा है,
तो उसके लिए कुछ विशेष प्रजातियां हैं, उनकी बुआई करके हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसके लिए DBW 252 है, करण श्रेया के नाम से प्रजाति है। मालवीय 669 है, 669, इसको प्रयोग कर सकते हैं। और नरेंद्र 1067 प्रजाति है, इसका अगर आपको बीज मिल जाता है तो ये उस क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा जो है पैदावार आपको देगी। बीज दर की बात आती है, प्रजातियों के बाद हमारी समझ आता है कि बीज कितना बोएं। कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा बीज प्रयोग कर देते हैं। अगर हम सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, कूण में बुआई कर रहे हैं, और सामान्य जो हमारे गेहूं के दाने हैं उनको हम 100 किलोग्राम, तथा जो मोटे दाने हैं, जिनके दाने थोड़ा मोटे रहते हैं प्रजातियों के, उनको आप 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं। लेकिन जब आप कूण में बुआई नहीं करते, सीड ड्रिल से बुआई नहीं करते, सुपर सीडर से बुआई नहीं करते, छिटकुआ बुआई करते हो, छिटकुआ बुआई करके आप खेत में मिला रहे हो, तब आपको 25% बीज बढ़ाना पड़ता है, या 125 किलोग्राम सामान्य जो बीज हैं, और मोटे हैं तो उनको 150 किलोग्राम बीज की बुआई करते हैं। वहीं जब आप देर से बुआई करते हो तब भी आपको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और खाद उर्वरक की मात्रा घटानी पड़ती है। तो बीज की मात्रा कितना आप रखोगे, देर से बुआई करोगे तो 125 किलोग्राम सामान्य गेहूँ, और जो मोटे दाने वाले गेहूँ हैं उनको जो है प्रजातियाँ हैं उनको 150 किलोग्राम इनका प्रयोग करते हैं। ऊसर के लिए भी 125 किलोग्राम और 150 किलोग्राम रखते हैं। जो हमारे ऊसर क्षेत्रों में बुआई करते हैं तो उनमें बीज ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब बात आती है बीज शोधन की। तो देखिए गेहूं में कुछ बीज जनित रोग हैं, जैसे मतलब लूज स्मट जिसको कहते हैं, कड़ुआ रोग है, इसका बहुत प्रकोप होता है। अब तमाम प्रजातियां इसके प्रति अवरोधी हैं तो समस्या नहीं आती। लेकिन जो भी बीज जनित रोग हैं उनसे बचाव के लिए सबसे पहले बीज को कार्बेंडाजिम रसायन जो 50% WP का है पाउडर, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उससे उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका एजेटोबैक्टर है उससे 200 ग्राम के पैकेट से 10 किलोग्राम उससे उपचारित कर सकते हैं आप। फिर आप जो है PSB कल्चर भी इसमें मिला के इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय करेंगे तो और अच्छा सा लाभ प्राप्त होगा। उर्वरक की बात आती है कि हम कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करें, कब प्रयोग करें, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो सामान्य गेहूं की फसल है जिसकी हम बुआई 15 नवंबर से कर रहे हैं, उसमें जो है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, 75 किलोग्राम आपको फास्फोरस देना है और 60 किलोग्राम आपको पोटाश देना है। ये सारे तत्व कोई ज़रूरी नहीं कि आप रासायनिक उससे ही दें, आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे करते हैं तो ये सब 20% जो है इसमें उसको मात्रा कम करके रसायन से दीजिए। और अगर आप नहीं ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सब रसायनों के से ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको DAP 165 किलोग्राम, यूरिया आपको 260 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 60 किलोग्राम प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा आता है जब आप देर से बुआई करते हो तो उसमें अभी हमने बताया था कि बीज की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, लेकिन जब बीज की मात्रा तो बढ़ाते हैं लेकिन समय की अवधि जब घट गई तो उसको जो है पोषण कम दिनों के लिए चाहिए, इसलिए हम खाद उर्वरक का प्रयोग कम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि देर में बुआई कर रहे हैं तो खाद ज़्यादा डाल दें तो हमको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप उसमें बीज की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए लेकिन खाद की मात्रा आप उसमें लगभग 25% घटा दीजिए। तो इससे जो है जब ये कम देते हैं तो इससे पूरा इस तरह से आप खाद डालते हैं तो अच्छा से इतनी खाद में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अब कैसे प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के साथ कूण में या उसमें डाल देते हैं, हम सीड्रिल वाले बॉक्स में डाल देते हैं जो हमारी नाइट्रोजनी फास्फोरेटिक वाली वो है उर्वरक, या NPK प्रयोग करते हैं तो उसी के साथ दे देते हैं। और
नाइट्रोजनी उर्वरक जो हमारी यूरिया वगैरह है उनकी 1/3 मात्रा जो है बुआई के साथ प्रयोग कर देते हैं। फिर पहली सिंचाई के बाद 1/3 मात्रा और दूसरी सिंचाई के बाद 2/3 मात्रा प्रयोग करते हैं। अगर बलुई मिट्टी है, थोड़ा बलुई दोमट है, तो उसमें हम जो है पहली सिंचाई के बाद इसको 3 हिस्से में डालते हैं, बाद में ही डालते हैं नाइट्रोजनी उर्वरकों को। उसमें जो है पहली सिंचाई के बाद, दूसरी सिंचाई के बाद और तीसरी सिंचाई के बाद हम उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी ज़मीन हो, जैसे आपकी उसमें ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप उसमें कर लीजिए। लेकिन फास्फेटिक और पोटाशियम उर्वरकों का प्रयोग जो है बुआई के समय ही बेसल ड्रेसिंग में ही करते हैं। सिंचाई कब करनी है? अगर हल्की ज़मीन है, अच्छे जल निकास वाली भूमि है, बलुई दोमट है, तो आपको 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। मतलब 6 सिंचाई का मतलब यह है कि 6 ऐसी अवस्थाएं हैं जब आपको फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें अगर बीच में बरसात हो जाती है या नमी बनी हुई है तो उसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। पहली सिंचाई क्राउन रूट जब बनता है, जो आपकी क्राउन रूट जो जड़ बनती है, उसमें 21 दिन की अवस्था में ताजमूल अवस्था उसको कहते हैं, 21 से 25 दिन पे करते हैं। फिर इसको जो है दूसरी सिंचाई आप 40 से 45 दिन पे करते हैं। तीसरी 60 से 65 दिन पे करते हैं। तो दूसरी के समय कल्ले बनते रहते हैं। तीसरी के समय जब तीसरी सिंचाई करते हैं 60-65 पे, तो उसमें कांठे बनना शुरू हो जाती हैं। और जब आप चौथी सिंचाई करते हैं 80-85 दिन पे, तो उस समय जो है हमारी बालियाँ निकलनी रहती हैं, पुष्पावस्था रहती है, उसको उस समय सिंचाई करते हैं। और फिर 20 से 25 दिन बाद, मतलब 100 से 105 दिन पे सिंचाई करते हैं 5वीं। और उस समय जो है दाने, उसमें जो है दाने बनते रहते हैं, दाने भरते रहते हैं। फिर वो जब पकने के समय जो है, जो मतलब दुग्धावस्था रहती है, फिर उसके बाद आखिरी सिंचाई जब करते हैं 6वीं, तो उस समय दाने भरते रहते हैं। 110 से 115 दिन पे हम उसकी सिंचाई कर देते हैं। क्योंकि उधर थोड़ा गर्म हवा, जल्दी हवा चलने लगती है, तो उसमें 10 से 15 दिन पे खेत सींचने योग्य हो जाता है। तो नमी हमको उसमें बराबर बनाए रखनी है। वहीं जब आपकी भारी मृदा है, दोमट है, उसमें हम खाली 4 सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई उसमें भी 20 से 25 दिन के बीच में करते हैं। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 30 दिन बाद करते हैं, मतलब 50-55 दिन पे करते हैं। फिर तीसरी सिंचाई फिर 30 दिन बाद उसके करते हैं, कि मतलब 80-85 दिन पे करते हैं। और चौथी सिंचाई जो है 100 से 105 दिन पे करते हैं, और अच्छा उत्पादन हम लोग प्राप्त करते हैं। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, कि गेहूं में खरपतवार हो जाते हैं। बथुआ है, चौलाई है, गेहूं का मामा है, कृष्णनील है, दुनिया के खरपतवार उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई बहुत से इधर उधर जो भी दवा मिलती है आप डालते रहते हैं। तो ज़्यादा दवाओं का वो नहीं है करना आपको। सीधे इसमें सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम, जो आपकी 75% WG है, 33 ग्राम, या उसके 1-1 एकड़ के लिए जो है पाउच आते हैं, बने रहते हैं। उसको एक यूनिट जो कहते हैं, उसको वो रेडीमेड उसमें बनाए रहते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो 33 ग्राम एक्टिव रसायन प्रति हेक्टेयर दर से हम लोग प्रयोग करते हैं। वहीं पे चौड़ी पत्ती जो के खरपतवार जब हैं, तो उसको जो है मेट सल्फ्यूरान जो रसायन है, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। 20% WP का रहता है। इसकी खाली 20 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर जो है उसको प्रयोग करते हैं। इसके भी छोटे छोटे पाउच 8-8 ग्राम के वो एकड़ के हिसाब से मिले रहते हैं। अगर दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो दोनों को साथ में मिलाकर छिड़काव करते हैं। और अगर एक प्रकार का खरपतवार है तो उसमें जो है एक ही प्रकार का रसायन हम लोग प्रयोग करते हैं। पहली सावधानी तो ये करना है कि किसी भी दशा में आपको पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच में कर देना है। क्योंकि जो है पहली सिंचाई के समय अगर नमी नहीं रहेगी खेत में तो ताजमूल जो है हमारी नहीं बनती है। ताजमूल ऐसी अवस्था है कि उसी से पूरे गेहूं का विकास जो है वो निर्भर करता है। वो सही से जड़ बन जाती है तो आगे जो है पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि समय से खरपतवारों का नियंत्रण कर देना है। समय से खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो हमारे खाद उर्वरक है, पोषक तत्व हैं, उनका प्रयोग जो है
जो हम कर रहे हैं वो सब उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, फसल उसमें खराब हो जाती है। तीसरी बात एक ध्यान देना है कि अगर किसी भी रोग का प्रकोप हो, जैसे फोलियर ब्लाइट है जो पत्तियों में झुलसा लगता है, या कहीं कोई छोटी मोटी ऐसी समस्या दिखे कहीं भी, तो उसमें तुरंत ही हमको जो है विशेषज्ञ से सलाह लेके तुरंत आपको करना। आती अवस्था में सब आती हैं समस्याएं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, नमी खेत में बराबर बनाए रखें और खाद उर्वरक का प्रयोग जो है निरंतर और उसमें संतुलित मात्रा में करते रहें। ये नहीं कि हम यूरिया और पोटास और डीएपी और पोटास हम नहीं डाल पाए ज़्यादा तो यूरिया दूना कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास बजट कम है तो जिस रेशियो में आप फास्फोरस वाली खादों को कम कर रहे हैं, पोटास वाली खादों को कम कर रहे हैं, उसी अनुपात में आप नाइट्रोजन की खाद को भी कम करेंगे, नहीं तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाएगा और जो है उत्पादन आपका घट जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान दें, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप सब लोग उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें और अपनी ज़मीन के हिसाब से आप उसमें जो है अपने संसाधन के हिसाब से आप निर्णय लें और सलाह लेके अच्छा से काम करें।